हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने एक लेसन लेके आया हूँ और आज मैं आपको ये सिखाऊंगा कि लेसन को प्रेजेंट कैसे किया जाता है और कैसे आप अच्छे से प्रेजेंट करके और अच्छे नंबर लेके आ सकते हो। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि लेसन कैसे प्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है, कुछ दोस्तों ने बोला और इस वजह से मैं आपके सामने एक बार फिर वीडियो लेके आया हूँ। इसमें आपको बस लेसन अच्छे से कैसे प्रेजेंट करना है और सामने जो एग्जामिनर होंगे वो आपको अच्छे से ऑब्जर्व करे और अच्छे नंबर दे, ये मैं चाहूँगा। चलो तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा। आपके सामने एक लेसन लेके आया हूँ जिसका प्रकरण है रहीमदास के दोहे। तो यहाँ पर जो पहले शिक्षण उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं जो आपको सारणी के अंदर नज़र आ रही है, तो ये बस सब चीज़ें अपन जैसे पढ़ाएंगे तो उसमें बस उपयोग में करनी है, ना कि आप प्रेजेंट करते समय इनको बोलोगे। कुछ भी नहीं करना है, बस पहले तो ये जान लो इनका आप उपयोग करोगे पढ़ाने में। बस आपके व्यवहार में ये नज़र आने चाहिए, ना कि आपको इसको बोलना है। चलो तो पहले ये चीज़ें जान लो, उसके बाद में मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊँगा। तो पहले हैं ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक में क्या होता है, विद्यार्थी रहीम जी के दोहों में आने वाले शब्दों का प्रत्यामान कर सकेंगे। उसके बाद में जो भी आपने पढ़ा है दोहा, उसके अंदर जो कठिन शब्दों का ज्ञान है वो भी आप बच्चों को करवाओगे। उसके बाद उच्चारण शब्द, विद्यार्थी रहीम जी के दोहों में आए निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कर सकेंगे। जो बच्चों ने पढ़ा है उसमें उन्होंने जो शब्द अशुद्ध किए हैं तो उनका अपन क्या करवाएंगे, उनसे शुद्ध उच्चारण करवाएंगे। उसके बाद में विषय वस्तु का ज्ञान, विद्यार्थी हिंदी की पद्य विद्या में रहीम जी के दोहों के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। उसके बाद में रचना रूपों का ज्ञान हो जाएगा। विद्यार्थी हिंदी की पद्य विद्या में रहीम जी के दोहों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। उसके बाद ये अवबोध आ जाता है। अवबोध में भी 3 चरण होते हैं, सुनकर अर्थ ग्रहण करना, पढ़कर अर्थ ग्रहण करना और तीसरा हो जाएगा देखकर अर्थ ग्रहण करना। तो ये बच्चों के लिए ही है जो देखकर, वैसे हमारी जो इंद्रियां हैं वो देखकर और सुनकर ये ज़्यादा काम करती हैं। तो सुनकर अर्थ ग्रहण करना, जो टीचर के द्वारा जो बोला जाएगा पद्य उसके बारे में बच्चा सुनेगा और अर्थ ग्रहण करेगा। उसके बाद में पढ़कर बच्चा खुद पढ़ेगा और अर्थ ग्रहण करेगा। और उसके बाद देखकर और जो भी लिखा हुआ होगा बोर्ड के ऊपर वो देखकर अर्थ ग्रहण करेगा। इसके बाद अभिव्यक्ति हो जाएगी। अभिव्यक्ति 2 प्रकार से होती है, मौखिक अभिव्यक्ति और लिखित अभिव्यक्ति। मौखिक मतलब सुनकर और लिखित हो जाएगी लिखकर। तो ये चीज़ें बस आपको ध्यान में रखनी है, मतलब आपको ये अपने लेसन प्रेजेंट करते समय उसमें बस उपयोग करनी है, ना कि बोलनी है। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना। इसके बाद में शिक्षण विधि। शिक्षण विधि क्या होती है, जैसे कि आपने किस प्रकार से पढ़ाया है तो वो विधि हो जाएगी। शिक्षण विधि में देखो पाठ्य पुस्तक विधि और प्रश्नोत्तर विधि, आप प्रश्न बच्चों से करोगे वो हो जाएगा। उसके बाद में आवश्यक सामग्री आप किस किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हो वो है। और उसके बाद विशिष्ट सामग्री, मुख्य सामग्री। उसके बाद में अब प्रेजेंट कैसे करना है वो मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। बस पहले जो इतना बताया वो बस आपको क्या करना था, बस आपके व्यवहार में दिखना चाहिए, बस इतना ध्यान में रखना। अब देखो पहले आप क्या करोगे, जैसे आगे जाते हो बोर्ड के पास जाते हो तो पहले आपको बोर्ड के ऊपर जितना भी चीज़ें लिखनी है वो सब लिख लोगे। जैसे कि दैट लिख लोगे, वार लिख लोगे और जो आपका सब्जेक्ट है वो लिख लोगे। और ये प्रकरण है, ये प्रकरण लिख के बस उसे छोड़ देना है। प्रकरण आपका लिखना नहीं है। प्रकरण का मतलब होता है टॉपिक का नाम, उसे आपको लिखना नहीं है, सिर्फ प्रकरण लिख के डैश करके छोड़ देना है। आगे आप टॉपिक का नाम नहीं लिखोगे, मैं बताऊंगा कब लिखना है उस समय लिखोगे। इसके बाद में आपको क्या करना है, पूर्व ज्ञान से संबंधित बच्चों से आप कुछ प्रश्न करोगे। और बच्चों से प्रश्न करने से पहले आप उनको ये जो बोर्ड वाला काम करने के बाद में उनसे बोलोगे, जैसे कि आप मॉर्निंग में पढ़ा रहे हो बच्चों को, यानी कि बच्चे कौन होंगे, वही आपके छात्र अध्यापक जो आपके सामने आपके साथ में पढ़ने वाले वही होंगे। आपको उनको क्या मानना है, बच्चे ही मानना है, बच्चे मानते हुए उनको पढ़ाना है। तो अब क्या करना है, पहले तो आप मॉर्निंग में पढ़ा रहे हो तो बोल लोगे, आप गुड मॉर्निंग बोल लेते हो। और आफ्टरनून में पढ़ा रहे हो तो आफ्टरनून बोल लेते हो। और उसके बाद में जैसे आप बोलते हो तो उनके बस आंखों में आंखें डाल के एक आपके मुंह पर स्माइल होनी चाहिए। ये आंखों में आंखें डालकर और ये मुंह पे स्माइल जो होगी, यही चीज़ क्या करेगी, आकर्षण का केंद्र बनेगी। और यही चीज़ देखते हैं एग्जामिनर वो चीज़ यही देखते हैं। तो बस आपके मुंह पर क्या होनी चाहिए, एक स्माइल होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस के साथ में आपको प्रेजेंट करना है। अब आपको क्या करना है, जो भी बोर्ड पे लिखते हो ये भी ध्यान में रखना, बोर्ड पे जो भी लिखते हो वो 45 डिग्री पर खड़े होकर लिखना, बीच में जाके खड़े मत रहना।
बीच में जाके खड़े रह जाओगे तो जो आपके सामने पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो आपको देख ही, मतलब जो आप लिख रहे हो वो देख ही नहीं पाएंगे। इसलिए 45 डिग्री पे आपको खड़ा रहना है और उसके बाद में आपको सारा लिखना है ताकि बच्चे सब अच्छे से देख पाए। अब क्या करना है, गुड मॉर्निंग आपने कर लिया एक स्माइल के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ में। उसके बाद में बच्चों को बोलना है कि देखो बच्चों, मैं आपको कुछ बेसिक्स से प्रश्न पूछूंगा, तो उनके आप जिसको भी उत्तर आता है वो हाथ खड़ा करके मतलब बताएंगे। मतलब आप खड़ा करोगे, जो हाथ खड़ा करेगा उसको आप खड़ा करोगे और वही बताएगा। तो इस प्रकार से अनुशासन के द्वारा। अब क्या होगा, प्रस्तावना प्रश्न, जैसे कि रहीम जी की दोहे आज अपना टॉपिक है, तो इससे संबंधित आप रिलेटेड आप अच्छे से समझ सकते हो। तो पहला प्रश्न है, हिंदी में बच्चों से प्रश्न इस प्रकार से करोगे, हिंदी में मुख्य रूप से कितनी विधाएं होती हैं। तो ये आप जो प्रश्न है ये आप साथ में जो ब्लैक बोर्ड होता है, या तो ब्लैक बोर्ड पे आप जाके लिख लेना, या तो साथ में ब्लैक बोर्ड एक आता है पट्टी के रूप में आता है, तो उसके ऊपर आप लिख के लेके जाना। आंसर मत लिखना, आंसर लिखोगे तो बच्चे सामने से पहले ही देख लेंगे, तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा प्रश्न पूछने का, है ना। तो बस प्रश्न लिखने हैं। तो हिंदी में मुख्य रूप से कितनी विधाएं होती हैं, तो बच्चे आपको बताएंगे कि 2 विधाएं होती है, गद्य और पद्य होती हैं। उसके बाद में आप दूसरा प्रश्न पूछोगे, पद्य में किस तरह की रचना की जाती हैं, तो पद्य में दोहा, चौपाई आदि इस प्रकार की रचनाएं होती है। तीसरा प्रश्न पूछोगे, दोहा में रचना करने वाले कवियों के नाम बताइए, तो बच्चे बताएंगे कबीरदास, रहीमदास, इस प्रकार से नाम बता देंगे। उसके बाद में चौथा आपको प्रश्न पूछना है कि रहीमदास जी दोहों के बारे में आप क्या जानते हो, रहीमदास जी के जो दोहे हैं उनके बारे में आप क्या जानते हो। तो बच्चे क्या हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे। मतलब पहले आपको सरल से कठिन की ओर जाना है, पहले सरल सरल प्रश्न पूछने जो बच्चों को आए, और लास्ट में आपको ऐसा कठिन प्रश्न थोड़ा सा पूछना है ताकि वो बच्चों को ना आए, तो वहाँ से आपका टॉपिक शुरू हो जाएगा। तो जैसे बच्चे रहीमदास जी के दोहों के बारे में आपने पूछा तो वो शांत हो जाएंगे। तो इसके बाद में आपका उद्देश्य कथन रहेगा, आज हम रहीम जी के दोहों की व्याख्या सहित अध्ययन करेंगे। बच्चों को अच्छे से बता दोगे और इस समय आप अपना क्या लिखोगे, प्रकरण लिखोगे। मैंने आपको बोला था ना कि प्रकरण लिख के डैश करके छोड़ देना, और इस समय आप प्रकरण लिखोगे रहीमदास जी के दोहे, ठीक है ना। इसके बाद में आप पहले जो रहीमदास जी के दोहे आपके पास लिखे हुए होंगे आपके लेसन में, वहाँ पर आप क्या करोगे, जो दोहे हैं उनका आदर्श वाचन करोगे। तो कैसे, जैसे कि मैं आपको एक जितना हो सके रोचक बनाना है, आपको सबकी आंखों में आंखें डाल के अच्छे से पढ़ाना है, और जितना हो सके रोचक बनाओगे उतने आपको नंबर अच्छे से मिलेंगे। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करना है, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। तो अब जैसे कि आप रहीमदास जी के दोहे पढ़ा रहे हो, तो उसको रोचक कितना बना सकते हो, रोचक बनाने के लिए जो भी आप कर सको वो सब कुछ करना है। आपको खेलना भी पड़े, बच्चों को खिलाना भी पड़े, तब भी वो आप कर सकते हो। तो देखो, जैसे कि मैं एक यहाँ पे दोहा गा के आपको सुनाता हूँ, आप आकर्षित और रोचक कैसे बना सकते हो। तो वो एक फॉर्मूला आपको बता देता हूँ कि जैसे कि रहीमदास जी का एक दोहा है, सबसे चर्चित है, आप सबने सुना होगा, जैसे कि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुरे, जुरे गांठ परी जाए, रहीम जी गुर जुरे गांठ परी जाए। मतलब इस प्रकार से आपको गा के आप सुनाओगे तो वो ज़्यादा बच्चे क्या होंगे, आपकी ओर ज़्यादा आकर्षित होंगे, तो उनका ध्यान एक जगह पे रहेगा। इस प्रकार से आप अपना जो भी होगा, जो भी आपकी कविता है, भले दोहे है, भले कुछ भी है, तो उनको आप गा के सुना सकते हो ताकि वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सके। इसके बाद में मैंने जैसे कि बोला कि ये क्या हो गया, आपने जो गा के सुनाया है तो ये आदर्श वाचन हो गया, और बच्चे इस समय क्या करेंगे, सुनेंगे। उसके बाद में जैसे आपने आदर्श वाचन कर लिया तो उसके बाद आप बच्चों से क्या कराओगे, अनुकरण वाचन कराओगे। जो आपने गाया वही बच्चे वापस बोल के या गा के सुनाएंगे। और इसके बाद में जो बच्चे गा के या सुन के वो जो आपने बोल के जो सुनाया है, तो उसमें जो वो गलतियाँ करेंगे वो आप क्या करोगे, अशुद्धि बोर्ड पे लिख लोगे। जैसे कि बिगड़ी बच्चों ने कर ली अशुद्धि, उसके बाद में मथे या तोरो, इस प्रकार से अशुद्धियाँ की है वो आप बोर्ड के ऊपर लिखोगे, और जिसने भी अशुद्धि की है उससे आप क्या कराओगे, वापस बुलवाओगे जब तक वो ठीक ना कर दें। उसके बाद बच्चों को आप नीचे बिठा दोगे। उसके बाद में आत्मीयकरण, जो काठिन्य निवारण आता है, मतलब अंदर जो ऐसे विशेष शब्द जो बहुत ही कठिन टाइप लगते हैं बच्चों को, जिसका अर्थ नहीं आता है, तो वो आप बोर्ड के ऊपर लिखोगे, उनका अर्थ लिखोगे और बच्चों को अच्छे से बता दोगे कि इसका अर्थ ये होता है। इसके बाद में आप व्याख्या करोगे। जैसे कि आपने आदर्श वाचन कर लिया, बच्चों ने अनुकरण कर लिया, सब कुछ कर लिया। इसके बाद में आपका स्टेप रहेगा व्याख्या। जो आपका दोहा आपने बोला है, गा के सुनाया है, उसकी आप व्याख्या करोगे, एक एक चीज़ को अच्छे से समझाओगे। ये होने के बाद में आप व्याख्या होने के बाद में आप क्या करोगे, मौखिक अभिव्यक्ति होगी, यानी कि आप उनसे मौखिक प्रश्न करोगे, बोध प्रश्न करोगे। तो
उसके बाद में जैसे कि मैंने यहाँ पे बहुत प्रश्न में 2 प्रश्न लिख के रखे हैं। रहीम जी के अनुसार किस तरह के दूध को चाहे कितना भी मथ लो वो माखन नहीं बन सकता, तो फटा हुआ दूध। तो ये बच्चे आपको उत्तर दे देंगे फटा हुआ दूध। और दूसरा प्रश्न जैसे मैं पूछ रहा हूँ, रहीम जी के प्रेम रूपी धागे को कैसा मानते हैं, तो नाजुक मानते हैं। तो इस प्रकार से बच्चे उत्तर दे देंगे। तो ये स्टेप रहेगा। अब इसके बाद में यदि मैं आपको बताऊं तो यही है चीज़ वापस रिपीट हो रही है, क्योंकि मैंने छोटे छोटे पार्ट के रूप में बांटा है। तो यही वापस आदर्श वाचन हो रहा है, काठिन्य निवारण हो रहा है, व्याख्या हो रही है, फिर वापस बहुत प्रश्न हो रहा है। इसके बाद में आपका एक और होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको रहीमदास जी के दोहे पढ़ाए, उसी प्रकार से इसका संभावी पद आप क्या ले सकते हो। संभावी पद में मैंने आपका ले लिया कबीरदास जी के दोहे। जैसे कि कबीरदास जी का दोहा आपने सुना होगा, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। तो ये आप संभावी पद भी लास्ट में उनको गा के सुनाओगे। और इसके बाद में लास्ट में मूल्यांकन प्रश्न होंगे, यानी कि सब पढ़ाने के बाद में बच्चों को पढ़ा दिया, समझा दिया, बहुत प्रश्न कर लिए, काठिन्य निवारण कर दिया, सब कुछ करने के बाद में आपको मूल्यांकन प्रश्न बनाने पड़ेंगे, यानी कि बच्चों को कितना समझ में आया। तो कुछ प्रश्न बना के, जैसे कि आप अब सद के कुछ 1-2 प्रश्न बना लोगे, उसके बाद रिक्त स्थानों के 1-2 प्रश्न बना लोगे, 2 अति लघुरात्मक के, 1 आधा लघुरात्मक का, और उसके बाद में ये सारे प्रश्न पूछने के बाद में उनको बताने के बाद में आप एक लास्ट में गृह कार्य प्रश्न दोगे कि पढ़ाए गए दोहों का अपने शब्दों में अर्थ लिख के आओ। तो ये उनका गृह कार्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये लेसन रहेगा। बस एक चीज़ का ध्यान में रखना है, अच्छे नंबर चाहिए तो बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बिल्कुल नहीं डरना है। एक अच्छी स्माइल के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, सबको आकर्षित करते हुए, प्यार से, मीठी वाणी से आप यदि लेसन प्रेजेंट करोगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर आएंगे। इसी आशा के साथ धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।